जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10 हेल्थ केयर चैप्टर 2 महत्वपूर्ण 30 एमसीक्यू करने वाले हैं। और ये पार्ट वी है। इससे पहले हमने पार्ट 1 में महत्वपूर्ण एमसीक्यू कर चुके हैं। तो जिन बच्चों ने वीडियो को नहीं देखे हैं, आप लिंक के माध्यम से भी हमारे वीडियो को देख सकते हैं। और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते चले जाएँ। तो चलिए समय को तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, सेमी फॉलर्स स्थिति में बिस्तर का सिरहाना कितने डिग्री पर उठाया जाता है। सेमी फॉलर्स स्थिति में बिस्तर का सिरहाना कितने डिग्री पर उठाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, यानी कि 30 डिग्री से 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जहाँ पे हमारा प्रश्न कहता है कि सिम्स स्थिति का उपयोग मुख्य रूप से किस प्रक्रिया के लिए किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, सिम्स स्थिति का प्रयोग जो किया जाता है एनीमा और रेक्टल परीक्षण के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जहाँ पे हमारा 3 नंबर प्रश्न कहता है 3 नंबर प्रश्न कहता है कि टेंडलबर्ग स्थिति में मरीज का शरीर किस तरह रखा जाता है। तो टेंडलबर्ग स्थिति में मरीज का स्थिति रखा जाता है किस तरह से मेरे प्यारे बच्चों? तो वो रखा जाता है, पैर सिर से ऊपर उठाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जहाँ पे हमारा प्रश्न कहता है 4 नंबर की शॉक या निम्न रक्तचाप के मरीज के लिए कौन सी स्थिति सबसे उपयुक्त है। तो इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों सबसे जो उपयुक्त स्थिति है वो है टेंडलबर्ग स्थिति। ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। अगले प्रश्न चलते हैं। अगले प्रश्न हमारा 5 नंबर प्रश्न कहता है कि मरीज को बिस्तर से उठाते समय चक्कर आने या गिरने से बचने के लिए पहले क्या करना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए क्या करना चाहिए? कुछ मिनट बिस्तर के किनारे पैर लटका कर बैठाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि बिस्तर पर पड़े असमर्थ मरीज के जननांगों की सफाई करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इस प्रक्रिया को पेरिनियल केयर कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, जहाँ पे हमारा प्रश्न कहता है कि पेरिनियल केयर करते समय सफाई की दिशा किस ओर होनी चाहिए। तो इसकी दिशा आगे से पीछे की ओर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए। और जिन बच्चों ने वीडियो को नहीं देखे हैं, वो आप लोग वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से आप देख सकते हैं। और तैयारी जितना ज़्यादा हो सके अभी से आप लोग लग जाएं, क्योंकि आप लोग का फाइनल एग्जाम में ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, जहाँ पे प्रश्न कहता है कि मरीज को स्पंज बाथ देते समय शरीर के किस भाग से शुरुआत करनी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, चेहरे और आंखों से। आप लोग के सुविधा के लिए सारे जो प्रश्न हैं इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, तो ताकि आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। और 9 नंबर प्रश्न कहता है कि आँख को साफ करते समय कॉटन स्वाब को किस दिशा में घुमाना चाहिए। तो कॉटन स्वाब को मेरे प्यारे बच्चों किस दिशा में घुमाना चाहिए? भीतरी कोनों से बाहरी कोनों की ओर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि मरीज के मुंह में कृत्रिम दांत यानी कि होने पर उनकी सफाई कैसे करनी चाहिए। तो कृत्रिम दांत यानी कि बैठाया हुआ दांत का सफाई किस तरह से करना चाहिए? तो वो करना चाहिए गुनगुने पानी और टूथब्रश से सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कहता है 11 नंबर की बेड सोर के स्टेज 2 में त्वचा में क्या बदलाव दिखता है। तो बेड सोर के त्वचा 2 में जो बदलाव दिखता है मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार का होता है? तो वो बदलाव जो होता है वो होता है छाला या ऊपरी त्वचा का छिलना। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि बेड सोर की रोकथाम के लिए किस विशेष प्रकार के गद्दे का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो गद्दे का प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है? तो एयर मेट्रेस है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जहाँ पे 13 नंबर प्रश्न कहता है कि हड्डी के फ्रैक्चर वाले मरीज के लिए किस प्रकार का विशेष बिस्तर तैयार किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, फ्रैक्चर बेड आता है इसके लिए। अगले प्रश्न 14 नंबर कहता है कि अस्पताल के गद्दे और संक्रमित लिनन चादरों को अलग करते समय क्या नहीं करना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो 14 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, चादर को फर्श पर नहीं फेंकना और ना ही हवा में झाड़ना। 50 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग पहुंच चुके हैं। तो 50 नंबर प्रश्न कहता है कि रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर नापते समय कफ को कोहनी की मोड़ से कितने ऊपर बांधना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, कफ को कोहनी से कितने ऊपर में बांधना चाहिए? तो इसे 2 से 3 सेंटीमीटर लगभग 1 इंच ऊपर बांधना चाहिए। 60 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग पहुँच चुके हैं, जहाँ पे हमारा प्रश्न कहता है कि आँख से तापमान लेते समय थर्मामीटर को कितने समय तक रखना चाहिए। तो जब भी आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और थर्मामीटर आप लोग को लगाने के लिए आँख में दिया जाता है, तो कम से कम कितने मिनट तक रखा जाता है? तो रखा जाता है 3 से 5 मिनट तक रखा जाता है। 70 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों की यदि किसी मरीज का तापमान 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो तो इस स्थिति को क्या कहते हैं।
तो इस स्थिति को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो इस स्थिति को कहते हैं पायरिया यानी कि बुखार कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। 80 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि जब नाड़ी दर यानी पल्स रेट की प्रति मिनट 100 से अधिक हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? टैचिकार्डिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 90 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि जब नाड़ी दर प्रति मिनट 60 से कम हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो ऐसी प्रक्रिया को ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। ब्रेडिकार्डिया, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न की ओर पहुंच चुके हैं, जहाँ पे हमारा प्रश्न कहता है कि मरीज को सांस लेने में कठिनाई होने की स्थिति को क्या कहते हैं? तो जब मरीज को सांस लेने में कठिनाई होती है तो उसे डिस्प्रिया कहते हैं। डिस्प्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। 21 नंबर प्रश्न कहता है कि मरीज को नोसोगैस्ट्रिक द्वारा तरल भोजन देते समय मरीज की स्थिति क्या होनी चाहिए? तो मरीज की स्थिति सेमी फाउलर्स या फिर हाई फाउलर्स स्थिति में बैठा हुआ होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। 22 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि ट्यूब फीडिंग देने के तुरंत बाद मरीज को कम से कम कितने समय तक बैठने की स्थिति में रखना चाहिए? तो 30 से 60 मिनट तक कम से कम उसे बैठने के लिए कहा जाए। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। 23 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि मरीज के शरीर के इनटेक और आउटपुट का रिकॉर्ड रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो तरल संतुलन यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ तरल संतुलन की निगरानी करने के लिए किया जाता है। 24 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि एक वयस्क व्यक्ति द्वारा 24 घंटे में सामान्य मूत्र विसर्जन कितना होता है? तो एक वयस्क व्यक्ति 24 घंटे में सामान्य जो मूत्र विसर्जन करना चाहिए वो कितना होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? तो वो होना चाहिए 1000 से 1500 मिलीमीटर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। 25 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि जब मूत्र उत्पादन 24 घंटे में 100 मिलीमीटर से भी कम हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे एन्यूरिया कहते हैं। एन्यूरिया कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। 26 नंबर प्रश्न की ओर पहुंच चुके हैं, और जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को शेयर कर दें। मरीज को स्ट्रेचर से बेड पर शिफ्ट करते समय कम से कम कितने स्वास्थ्य कर्मियों की आवश्यकता होती है? तो इसके लिए कम से कम 2 या 3 स्वास्थ्य कर्मी की आवश्यकता होती है मेरे प्यारे बच्चों। 27 नंबर प्रश्न कहता है कि अस्पताल में आग लगने की स्थिति में प्रयुक्त रेस फार्मूले में आर का क्या अर्थ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है मरीज को सुरक्षित निकालना। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न कहता है कि अस्पताल में अग्निशामक यंत्र यानी कि चलाने की विधि पास में पी का क्या अर्थ है? तो पी का अर्थ क्या होता है? पुल द पिन यानी कि पिन खींचना, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। 29 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि मरीज की निजात और गोपनीयता बनाए रखना किसका कानूनी कर्तव्य है? तो जीडीए यानी कि जनरल ड्यूटी असिस्टेंट सहित सभी स्वास्थ्य कर्मियों का एक कानूनी कर्तव्य होना चाहिए। और इस तरह से हम आखिरी प्रश्न की ओर पहुंच चुके हैं, जहाँ पे हमारा 30 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि मरीज में अचानक कोई असामान्य लक्षण जैसे सांस फूलना, चक्कर दिखे तो जीडीए को सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो जीडीए को सबसे पहले क्या करना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? तो उसे सबसे पहले तुरंत ड्यूटी नर्स या डॉक्टर को सूचित करना चाहिए। तो इस तरह से हमने 30 जो इसका पार्ट भी है वो भी कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग काफ़ी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि उन सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के साथ हम आप लोग को जैसा बहुत जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।